हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल कल ही हमने आपको रासायनिक संयोग के नियम हमने बताया था। तो 6 होते हैं इसके नियम, जिसमें से 3 हमने करा दिए हैं। आज हम 3 इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं, ठीक है ना। वो कौन से हैं जी? तो वो है, पहला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, दूसरा है हमारा गेलू-शेक का नियम और तीसरा है अवोगाद्रो का नियम। आपको भी पता है कि ये तीनों ही नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आपको वीडियो को अंत तक तो देखना ही है। प्लस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, समझते हुए सीखते हुए नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो क्लास 11th वाले मैं तो इतना ही कहूंगा, भैया पढ़ लेना है मन लगाकर। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे नियम हमारा आ जाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री इसकी स्टडी आप अच्छे तरीके से, इन दोनों की स्टडी आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। तो उस पर क्लिक करके एक सीक्वेंस पैटर्न में अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। सभी हम चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं, तो पढ़ाई कीजिए आप, ऐसे तो और बेहतर रहेगा। चलिए जी, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, तो इसको अगर ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूंगा ध्यान से समझिएगा। तो कहा यह जा रहा है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करता है, संयोग मतलब होता है जुड़ता है, तो जिस भारात्मक अनुपात में ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो वे आपस में भी इसी भारात्मक अनुपात में और उसके गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, ठीक है, या करते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब नहीं समझ में आया होगा बहुत सारे स्टूडेंटों को, तो मैं आपको कहूंगा पहले यहां से नहीं, पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूंगा एग्जाम्पल से समझिए। तो एग्जाम्पल क्या है जी? तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हम यहाँ पे दो अलग अलग तत्व ले लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक हमने यहाँ पे मान लेते हैं सपोर्टेड हाइड्रोजन ले लिया और एक हमने ऑक्सीजन ले लिया। तो जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, तो जब ये दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ क्या करते हैं जी, संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या क्या बनाएंगे? तो सपोर्टेड, ये देखिए, ये हमारे पास कार्बन है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, तो जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अगर जुड़ते हैं ना, तो ये क्या बनाएंगे, ये यौगिक बनाएंगे। तो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो CH4 बनाते हैं, मीथेन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ये आसानी से H2O बना देंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो ये आसानी से CO2 बना देते हैं। सही कह रहा है ना, तो यही बात है जी। तो इतना ये बना देते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करेगा, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करेगा, तो वे आपस में भी उसी भारात्मक अनुपात में और गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। तो अगर हम इनका भारात्मक अनुपात निकालें तो क्या होगा जी? तो कार्बन की संख्या है 1, तो 1 के लिए 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या है 4, तो 4, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन की संख्या है 1, तो 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की संख्या है कितना? ऑक्सीजन की संख्या है 2, तो 1 के लिए होता है 16, 2 के लिए सॉरी 1 के लिए 16, तो 2 के लिए 32 होता है, तो 32 हम लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन का होता है 1 के लिए 16 परमाणु भार, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमने क्या निकाला है, इनका भारात्मक अनुपात निकाला है।
तो अगर हम इनको काटे, थोड़ा सा इनको सॉल्व करने के लिए अगर हम इनको काटते हैं तो क्या होगा, 4 एकम में 4 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे 3 संबंधे 1 का भारात्मक अनुपात निकला। यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 2 आठे 16, तो 1 संबंधे 8 का यहाँ पे अनुपात निकला। और इसको अगर काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 आठे 32, तो 3 संबंधे 8, 3 संबंधे 8 का अनुपात निकला। तो यहाँ पे हमसे ये बात बताया गया है कि जब, अब ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, कहा यह गया था कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करेंगे तो वो उसी भारात्मक अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं, और उसी भारात्मक अनुपात में भी और गुणित अनुपात में भी। जैसे कहने का मतलब है ना कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन ये किए हैं तो कार्बन का परमाणु भार कितना है, 3 है। तो जहां जहां कार्बन होगा उनका परमाणु भार कितना होगा, 3 ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर हाइड्रोजन है 1, तो वहां पे अगर हाइड्रोजन का भार 1 आया है तो सभी जगह जहां हाइड्रोजन होगा वहां पे भार 1 ही होगा। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु भार कितना है, 1 ही होगा भारात्मक अनुपात। अगर ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन का 8 है तो जहां पर भी ऑक्सीजन है वहां पर भी 8 ही होगा। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो वे आपस में भी उसी भारात्मक अनुपात में और गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। सिंपल सा तो यही मतलब था। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो आपको क्या करना है, नियम थोड़ा हार्ड है, जो स्टूडेंट बेसिक नहीं पता है उनको हार्ड लगेगा, क्या मैं पहले ही कह दे रहा हूं। बशर्ते मैं इतना कहूंगा, अगर आपको 70% भी, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगर आपको 70% समझ में आ गया तो समझिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। 30% जो नहीं आया है वो भी आएगा। कब आएगा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और आपको इसको रिवीजन करना है, याद करना है। बाद में एक बार और आपको वीडियो इसको निकाल के इसको देखिएगा, एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि कभी कभी एक बार में समझ में कोई टॉपिक नहीं आते हैं, दूसरी बार तीसरी बार जब हम कंसिस्टेंसी देखते हैं, वीडियो को समझते हैं तो आने लगती हैं। तो ये बातें हैं जी। चलिए, हालांकि जो टॉपिक हार्ड है तो वो हार्ड है ही, हार्ड लगेंगे ही। अगला हमारा आता है गेलू-शेक का नियम। अब गेलू-शेक का नियम क्या होता है जी, तो ये भी हम देख लेते हैं जी। बहुत ही सिंपल सा है बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें कहा गया कि स्थिर ताप व दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का आयतन होता है, अभिकारक व उत्पाद के आयतन जो होता है वो आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि अगर ताप और दाब स्थिर हो, ताप और दाब स्थिर हो तो इनका जो, जैसे एग्जांपल से अगर हम समझा दें तो मान लेते हैं सपोर्टेड ये हमारे पास H2 है हाइड्रोजन, और ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और दूसरा मान लेते हैं हमारे पास Cl2 है, तो ये क्लोरीन है, ये भी गैसीय अवस्था में है। और ये अगर दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं तो दो मात्रा में HCl का निर्माण करते हैं, और ये HCl भी गैसीय अवस्था में है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और HCl भी गैस है। तो इस अभिक्रिया को हम गैसीय अभिक्रिया कहेंगे ना। ये अभिक्रिया में सभी प्रोडक्ट जो है, सभी जो पदार्थ हैं वो क्या है, गैस अवस्था में है, तो इसको हम गैसीय अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया कि अगर ताप और दाब, अगर ताप और दाब ये दोनों अगर स्थिर हो, ठीक हो, अगर स्थिर हो तो किसी गैसीय अभिक्रिया का, किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद आपस में एक निश्चित, आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। इतना तो पता ही है कि ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो अगर हम इनका अनुपात निकालें तो सपोज इट मान लेते हैं हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम इनका आयतन निकाले तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक है कि नहीं है जी, एक है ना। तो इसका जो आयतन हो जाएगा, इसका जो आयतन हो जाएगा वो 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ये कितना है जी, हाइड्रोजन के यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये 1 मोल। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 मोल। और यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो एक मोल 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 का मोल किसका मात्रक होता है, आयतन का भी होता है ना। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसका जो हाइड्रोजन का आयतन है वो एक आयतन है। क्लोरीन का भी आयतन कितना है, तो एक ही आयतन है। HCl का जो आयतन है यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 आयतन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों का भारात्मक अनुपात निकालें, मतलब हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और HCl का, अगर हम इन तीनों का हम भारात्मक अनुपात निकालें तो इन तीनों का भारात्मक अनुपात क्या हो जाएगा, एक। हाइड्रोजन का एक होता है, क्लोरीन का भी एक होता है, तो एक संबंधे 2 होता है। तो ये हमारा भारात्मक अनुपात निकल जाएगा। आयतन का भारात्मक अनुपात ये हमारा निकल जाएगा। तो यही तो कहा गया था कि जब ताप और दाब स्थिर हो तो किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद का, अभिकारक व उत्पाद के जो आयतन होते हैं वो आपस में सरल अनुपात में होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद का जो ये आयतन है वो देख सकते हैं, एक क्या है, एक सरल अनुपात में है कि नहीं है जी। सरल मतलब होता है दशमलव में ना हो, तो ये कोई दशमलव में है जी, सरल सिंपल अनुपात में है कि नहीं है जी, एक संबंधी एक 2 के अनुपात में है। तो यही हमारा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला हमारा आता है अवगाद्रो का नियम। अवगाद्रो का नियम क्या है कि सामान्य ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, गैसों के मतलब ये यहाँ पे ये कहा गया कि सामान्य ताप और दाब पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ पे ये कह दिया गया, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे एग्जांपल से अगर हम समझाएं तो जैसे मान लेते हैं H2 हाइड्रोजन हमने लिया था गैस रूप में है, Cl2 हमने लिखा है ये भी गैस रूप में था, और यहाँ पे 2 HCl बन जाएंगे तो ये भी गैसीय रूप में ही बनेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसीय अभिक्रिया कहलाएगा ना। सभी गैस रूप में है तो ये गैसीय अभिक्रिया कहलाएगा। तो अगर हम निकाल लें कि कितने हैं, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक है, तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है। इसका क्लोरीन के भी सामने कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका मतलब क्लोरीन भी कितना है, 1 मोल है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो आगे 2 है तो इसका मतलब ये 2 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आयतन भी इसका निकालते हैं, ठीक है, मूल अगर हमने निकाला सभी का, तो मूल से हमें क्या पता चलता है कि इसका आयतन कितना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आयतन भी तो लिख सकते हैं। जैसे अभी पहले हमने मूल लिखा था, अब मूल को फिर से, मूल जो होता है वो किसको दर्शाता है जी, आयतन को ही तो दर्शाता है। तो इससे हम ये पता चला कि इनका इतना इतना आयतन है। ठीक है, इनका इतना इतना आयतन है, ये पता चला था। तो हम ये कह रहे हैं आयतन मतलब ये होता है अणुओं की संख्या, कितनी अणु है, या कितने हम कह सकते हैं कितने यहाँ पे अणु है जी। तो अगर सपोज डेट कि हाइड्रोजन है वो एक आयतन है, तो इसमें हम अणुओं की संख्या मान लेते हैं कि n अणु है। ऐसे तो आप करेक्ट नहीं बता सकते हैं, तो मान लेते हैं कि एक आयतन में n अणु है। तो फिर एक आयतन क्लोरीन में कितने अणु होंगे, तो एक ही अणु होंगे, n अणु होंगे। और अगर 2 आयतन में जो HCl के कितने अणु होंगे, तो हम कह देंगे 2n अणु होंगे, 2n अणु होंगे, होंगे कि नहीं होंगे जी। तो यहाँ पे सिंपल सा हमसे यही कहा गया था कि अगर ताप और दाब स्थिर हो, अगर सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप दाब कहे या ताप और दाब स्थिर हो, तो सामान्य ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।
गैसों के समान आयतन में अणुओं की भी जो संख्या है वो देख सकते हैं समान ही है। अगर एक आयतन है तो उसमें अणुओं की संख्या n ही होगा। अगर एक आयतन है तो अणुओं की संख्या n ही होगा। अगर दो आयतन है तो इसमें भी अणुओं की संख्या तब दो होगी। तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यही तो बात कहा गया था। कुछ है जी इसमें, कुछ है नहीं। केवल आप जितना आप डीप में इसको जाएंगे समझेंगे उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। अदरवाइज हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो इसको ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे ना सब आ जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दो सबसे आवश्यक बात, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सीक्वेंस पैटर्न में पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात, अभी तक आपने क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नोट्स जरूर लीजिए, ओनली 99 में जी। यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा या नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज करना है, कहना है कि क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री का हमें टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं तुरंत आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। मैं ये भी कह दूं कि यही टॉपर नोट से आपके हर बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो ये आप चाहते क्या हैं? आप अगर चाहते हैं कि हम भी क्लास 11th में एक अच्छे नंबर से पास हों तो इस टॉपर नोट्स को लेकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो नंबर नीचे है तो मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।